हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आज आपके सामने लेकर के आया हूं शिक्षण कौशल की अगली क्लास। अभी तक हमने शिक्षण कौशल में कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, एक हमारा टॉपिक था टीचिंग मेथड, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, ठीक है, उसकी एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने कई सारे मेथड्स पढ़ रखे हैं। आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है और आज हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि आज हमें इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है। कल से हमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत शुरू करना है, ठीक है। इसको देर न करते हुए आइए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है शिक्षण जो विधियाँ थी उसमें आगमन विधि पढ़ ली है, और आपकी निगमन विधि पढ़ ली है, डिडक्टिव मेथड, प्रयोगशाला विधि पढ़ ली है, आपकी प्रदर्शन विधि पढ़ ली है, प्रयोजना विधि पढ़ ली है, और इसके बाद अब आपका आज से जो नया विधि शुरू हुई है, जो आपकी टीचिंग नया मेथड है, वो कौन सा है? मस्तिष्क उद्वेलना विधि, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स कहते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉर्मिंग मतलब तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान। दिमाग में क्या तूफान आएगा? दिमाग में कोई तूफान नहीं आता। दिमाग में क्या होता है? क्रिएटिविटी जनरेट होती है। आप क्या करते हैं? आपकी थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ती है, तरह तरह का डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके माइंड में आना शुरू होती है। आप इस तरह भी सोचते हैं, आप उस तरह भी सोचते हैं। बहुत सारे ख्यालों का क्या होता है? एक तरीके का कंजक्शन होता है, एक जगह का, एक जैसे बहुत सारी जो सोच है वो एक जगह आकर के मिलना शुरू होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप ये पेन दे दिया तो एक, जैसे हमने पेन दिखाया, तो हो सकता है इसके बारे में बहुत सारे बच्चे अलग अलग विचार अपने प्रकट करें, ठीक है। यही क्या होता है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो दिमाग में जो इस तरीके का एक तूफान पैदा होता है, इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। होता क्या है ये देखते हैं हम। इस प्रकार के शिक्षण विधि में बालकों को अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए उकसाया जाता है। मतलब इसमें बच्चों के सामने, समूह के सामने कोई समस्या रखी जाती है और बच्चों को इसका समाधान या हल खोजने को बोला जाता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से हल खोजने को कहा जाता है। बच्चे जो भी हल या समाधान बताते हैं उसको अध्यापक स्वीकार करता है। इसमें जो हल सबसे सटीक होता है उसको अध्यापक स्वीकार कर लेता है। इस विधि से बच्चों का दिमाग स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए सक्षम होता है, नए नए विचारों का जन्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये कोई भी टॉपिक दे दिया गया, एक समस्या देगी, एक प्रॉब्लम दे दी गई। समस्या प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कोई मुसीबत दे दी गई आपको, कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जिस पे आपके विचार जानना चाहता है टीचर। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी दे दिया आपको। अब जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, उनका एक समूह है, एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का। वो क्या करेंगे? सब अपनी अपनी बातें टीचर्स को बताएंगे। जो टॉपिक, जो समस्या दी गई है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करी गई है, वो क्या करेंगे? उसके बारे में अलग अलग अपने विचार रखेंगे। तो इससे क्या होगा? उनकी थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि विचार, अलग अलग विचार, मतलब बढ़ते जाएं, अलग अलग विचार उनके दिमाग में पैदा हों कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी जनरेट होती है उनके दिमाग में कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इससे क्या होगा? अलग अलग आइडियाज निकल के टीचर के पास आएंगे। तो टीचर ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बताया, किसी ने कह दिया कि हाँ ये ऐसे होता है, तो उसका ऐसा नहीं है कि टीचर उसका आइडिया लेगा नहीं, उसका आइडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा जो जितने भी बच्चे, 10 बच्चे बैठे हैं, तो जितने 10 बच्चों ने अपना आंसर किया है, 10 बच्चों ने जो उसका हल बताया है, उन सारे हल को टीचर स्वीकार करेगा। स्वीकार करने के बाद लास्ट में जो सबसे पॉसिबल अच्छा रिजल्ट होगा या अच्छा आइडिया होगा, उसको टीचर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ? सोचने समझने की शक्ति बच्चों में जनरेट होना शुरू होती है, क्योंकि बच्चे जब सोचेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तभी उसका हल निकलता है, ठीक है। फिर इससे फायदा क्या होता है? इससे जो बच्चे का दिमाग है वो स्वतंत्र रूप से, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए सक्षम होगा।
कोई भी पॉसिबिलिटी बनाने के लिए उसका ब्रेन क्या होगा, सक्षम होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा और नए नए विचारों का जन्म होगा। बच्चा एक ही बार में एक ही चीज नहीं सोचता, एक बार में बहुत सारी चीजें सोचता है, तो उससे क्या होता है, उसके दिमाग में नए नए विचारों का जन्म होता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। इससे क्या होता है मेन कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, जो अपसारी चिंतन होता है बालक का, वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसमें एक समस्या दे दी जाती है सारे बच्चों के सामने, बच्चों के ग्रुप के सामने, और बच्चों से कहा जाता है कि आप सब अपना अपना विचार प्रकट करें, इस समस्या का क्या हल हो सकता है आप हमें बताएं। और सारे बच्चे जो हैं अपने अपने दिमाग से, अपनी अपनी सोच से, समझ से वो अपने अपने विचार टीचर के सामने रखते हैं, और जो भी विचार सबसे अच्छा होता है या जो भी उस समस्या का हल सबसे पॉसिबल होता है, जो सबसे सटीक होता है, उसको टीचर स्वीकार भी कर लेता है। ठीक है, फिर हमारी अगली विधि क्या है, हमारी अगली विधि है भ्रमण विधि। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको बस आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी कोई भी पेपर उठा लीजिए, सीटेट का उठाइए, टेट का उठाइए या सुपर टेट का उठाइए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपसे नहीं पूछता है। आपको एक अगर अच्छा आइडिया है, आपने अच्छा कंटेंट पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा ढेर सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने 4 लाइन में बता दिया तो ये कम हो सकता है, नहीं, ये इनफ है। आपको आइडिया होना चाहिए ना कि हमें क्या पढ़ना है। हमने पढ़ लिया कि भ्रमण विधि में क्या होता है, बस हम अपने आप उस क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अब इसमें 10 पेज पढ़ने की क्या आवश्यकता है आपको। अभी हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड पढ़ा, उसके 10 पेज भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा कि हाँ, इसमें नए नए विचारों का जन्म होता है, बच्चे अपने अपने आंसर बताते हैं, उनके दिमाग में क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का जन्म होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी टीचिंग मेथड, भ्रमण विधि। इस विधि द्वारा बालक को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, खूबी है। ठीक है, इसकी क्या है, ये सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, इस विधि में बालक अपने विद्यालयी वातावरण से बाहर जाकर प्राकृतिक वातावरण में चीजों को देखता है, समझता है। ठीक, अब क्या करेगा वो, जब हम लोग कभी बाहर जाएं या बच्चों को बाहर लेकर के जाएं, तो अब वो अपने स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है उससे बाहर जाके, एक रियल कंडीशन होती है, एक रियल इन्वायरमेंट होता है, उस जिस चीज़ के लिए वो गया है वहाँ पे वो रियल में उसको अपनी आंखों से देख सकता है, अपने दिमाग से समझ सकता है। तो वो उसका जो भी वहाँ पे ज्ञान प्राप्त होगा, जो भी उसको नॉलेज गेन होगी वहाँ पर, वो उसकी क्या होगी, परमानेंट मेमोरी में होगी, उसे हमेशा याद रहेगा। हम सब भी कभी बाहर जाते थे, कहीं भी जाएं तो वो जगह हमें हमेशा याद रहती है कि हाँ, हम उस जगह पे गए थे, हमने ये देखा, हमने वो देखा। तो ऐसा जो टीचिंग मेथड होता है बहुत अच्छा होता है, उसमें बच्चों का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। वो अपने स्कूल के जो इन्वायरमेंट होता है उससे क्या होता है, बाहर चला जाता है। स्कूल में चीज़ों को वो देखता नहीं है, किताबों में पढ़ता है। अगर किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो वो उसमें सिर्फ किताब में या तो उसका चित्र देख सकता है या लिखा हुआ ऐसा कुछ देख सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो रियल इन्वायरमेंट में जाएगा, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जाएगा, तो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वहाँ पर जाकर निरीक्षण अवलोकन करता है। इससे बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। किस चीज़ का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। इस विधि का उपयोग भूगोल, इतिहास विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में होता है। ठीक है, ज्यादा उपयोग किसका कहाँ होता है, आपका भूगोल, इतिहास विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा उपयोगी है। इससे बच्चों को प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही हमने बताया आपको
कि जब सामने से देखेगा तो रियल फील करेगा उसको वो, ठीक है। कोई भी चीज देखेगा, वो जिस चीज के लिए भी गया है तो उसको रियल फील देखेगा, रियल कांटेक्ट होगा उसका, बिल्कुल उसके लिए क्या होगा, वो बहुत जरूरी होगा और बहुत ही अच्छा अनुभव होगा उसका, और वो उसको सीख जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। बच्चा समूह के साथ रह करके व्यवहारिकता भी सीखता है। अब जब बच्चा क्या है, गया है सबके साथ, तो वह व्यवहारिकता भी सीख जाएगा, क्योंकि समूह में रहना सीखना उसको बहुत जरूरी है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है, भले ग्रुप है लेकिन क्या होती है, एक लिमिटेशंस होती है कि हाँ बात नहीं करना, इधर नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन जब बाहर गया है, बाहर समूह चर्चा में गया है या भ्रमण में गया है, तो वो क्या होगा, उसका खुल करके अपना वहां पर वो एंजॉयमेंट करेगा और चीजों को सीखेगा, एंजॉय करेगा, ठीक। अगली हमारी विधि क्या है, अगली विधि है हमारी विचार विमर्श या समूह चर्चा विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होगा, इस विधि को काफी उपयोगी विधि माना जाता है। इस विधि में छात्रों को एक साथ बैठाकर किसी विशेष विषय वस्तु पर विचार विमर्श करने के लिए कहा जाता है। इससे उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी, विचार संगोष्ठी, पैनल चर्चा, विचार समिति जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इससे बच्चों का व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है। इससे नेतृत्व करने का भी विकास होता है। क्या होता है कि किसी एक टॉपिक को दे दिया, उसमें 2 ग्रुप बांट दिए या कई ग्रुप बांट दिए, समूह में बांट दिया उन्हें, और किसी एक विषय पे सबको बोलने के लिए कहा जाता है। सब अपने अपने विचार रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनकी जो नेतृत्व क्षमता होती है, एक लीडर होता है उस ग्रुप का और बाकी सब उस समूह में रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, नेतृत्व करने का विकास होता है। अब कैसे ये कर सकते हैं, ये उच्च स्तरीय विचार संगोष्ठी हो सकती है, और पैनल चर्चा होता है, विचार समिति होती, कई तरीके की इस तरीके का ग्रुप बना लेते हैं। ये विधियां कई तरीके की हो सकती हैं। ग्रुप को कई कुछ भी नाम दिया जा सकता है, छोटे छोटे ग्रुप हो सकते हैं, 2 लोगों का हो सकता है, 5-5 लोगों का हो सकता है। तो ये अलग अलग नाम है, जैसे विचार समिति, पैनल चर्चा, विचार संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ग्रुप्स के नाम होते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होता है, व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजों पे बात करने के लिए कहा जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका व्यापक दृष्टिकोण बढ़ता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। किसी चीज का अगर पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव ये भी हो सकता है। इस तरीके का जो उसका व्यापक दृष्टिकोण है, सोचने समझने की क्षमता का जो विस्तार है, वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत उपयोगी विधि है शिक्षण कौशल में, ठीक। फिर हमारी अगली विधि है समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि, समस्या समाधान विधि। ये कैसी विधि है, देखें। इस विधि में किसी समस्या का समाधान करना होता है। इससे छात्र समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करना सीखते हैं। कोई प्रॉब्लम है, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। इससे क्या होगा, किसी समस्या को व्यवस्थित तरीके से हल करना सीखते हैं, ठीक। एक एक स्टेप में उसको हल करना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस समस्या देखी और हल कर दिया, ऐसा नहीं है। एक क्या होती है, उसकी एक हायरार्की होती है, एक सीढ़ी होती है जिससे वो चल करके उसको हल करते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको दूसरे तरीके में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुश्किलों पर जीत हासिल करके लक्ष्य को पाना ही समस्या समाधान है। ये बड़ी अच्छी बात है इसमें कि मुश्किलों पर जीत हासिल करके लक्ष्य को पाना ही समस्या समाधान है, जो कि हम लोग अपनी निजी जिंदगी में भी हर रोज किसी न किसी समस्या पे जीत हासिल करते हैं, ठीक है। एक प्लान बना करके हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, घबरा कर परेशान होकर के नहीं। एक हायरार्की को फॉलो करके, एक स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो यही इस समस्या समाधान विधि में भी होता है। तो इसके कुछ चरण हैं, ठीक है।
कुछ क्या है इसके स्टेप्स हैं जो मैं बता रहा हूं कि कुछ प्लान्स हैं या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, समस्या के बारे में जानना। पहले समस्या तो जानो, ऐसा ना हो कि पहले ही पहुंच गए और समस्या हल कर दी, क्या फायदा। समस्या के बारे में जानिए। दूसरा है जानकारी का संकलन करिए। पहले समस्या समझिए कि क्या है। मान लीजिए किसी ने किसी को पीट दिया, मैं एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, ऐसा नॉर्मल, किसी ने किसी को पीट दिया, अब आप गए, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप इस तरफ बोलने लगे जिसकी गलती है, या उस तरफ बोलने लगे बिना जाने ही। तो क्या करना है आपको, पहले आप समस्या जानिए कि मारपीट हुई है, कि ऐसे ही कुछ कहा सुनी हुई है, या मर्डर हो गया है, पहले ये जानिए। फिर जानकारी का संकलन कीजिए कि किसने क्या किया है क्या नहीं। जो समाधान संभव हो उसका निर्माण कीजिए, कि पुलिस बुलानी है कि आप पंचायत बैठा के समस्या सॉल्व कर देंगे। तो समस्या जान गए आपने जानकारी का संकलन कर लिया। जो समाधान संभव है उसका निर्माण कीजिए। संभव समाधान का मूल्यांकन कि हाँ हम ये समाधान लेकर के आए हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, क्या ये सही है कि नहीं है। बगैर उसके ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया आपने, एक समाधान बता दिया और उससे समस्या हल हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको उस समस्या का जो आपने समाधान बताया है उसका भी मूल्यांकन करना होगा, ठीक है। संभावित समाधानों का निरीक्षण एवं परीक्षण। जो भी समाधान संभावित हैं, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनका भी आप निरीक्षण एवं परीक्षण करेंगे। उसके बाद सही समाधानों को सत्यापित करेंगे। जो सही पॉसिबल अच्छा रिजल्ट आ गया कि हाँ यही समाधान है, अब इसी पे मोहर लग गई कि यही समाधान होगा, यही सॉल्यूशन होगा, तो उसको सत्यापित कीजिए कि हाँ ये सही है। उसके बाद जो भी समस्या समाधान का अंतिम निष्कर्ष है उसके अनुकरण या उसको अनुकरण करना या प्रयोग करना। जो भी सॉल्यूशन आ गया है फाइनल सॉल्यूशन, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। पहले समस्या देखी आपने, समस्या क्या है, उसके बाद उस समस्या का मूल्यांकन किया, पॉसिबल रिजल्ट्स जो हो सकते, पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं उसका मूल्यांकन किया, फिर निरीक्षण परीक्षण किया, सत्यापित किया, अप्रूव कर दिया कि हाँ अभी होना है। उसके बाद जो लास्ट पॉसिबल और फाइनल रिजल्ट आया है आपका समस्या समाधान का, उसको अब आप अप्लाई कर दीजिए। यही समस्या समाधान विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि, जिसे इमिटेशन मेथड कहते हैं। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, हैगार्ड का है। ये किसका है, मनोवैज्ञानिक थे हैगार्ड, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये किसका है किसका नहीं। तो अनुकरण का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक हैगार्ड का है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है जो बच्चा अपने प्रतिदिन के जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। हम सामान्य जीवन में दूसरों को जैसा करते देखते हैं उसी से हम वैसा सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होती है। बच्चे में अनुकरण का गुण स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहता है। बच्चा अपने परिवार में, समाज के परिवेश में सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को अनुकरण के द्वारा ही सीख जाता है। अब क्या है, बच्चा क्या करता है, अपने सामाजिक परिवेश में रहता है, वहीं से सारी चीजें जो भी सीखने लायक होती हैं वो उनको सीख लेता है, क्योंकि बच्चे में स्वाभाविक गुण होता है कि वो अनुकरण करता है। जैसे आप बचपन में बच्चे को जैसी जैसी एक्टिविटीज आप करेंगे वैसी वैसी एक्टिविटीज को वो फॉलो करेगा और उसी को इमिटेट करेगा अपनी लाइफ में, और ऐसे हर जगह वो करता आता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे पर्सनली आपके पास बैठा हुआ बच्चा हो। वो सारी चीजें जैसे जैसे आप उसको करके दिखाएंगे वो उसको फॉलो करता जाएगा। वो इसमें रोल मॉडल भी बना लेता है कि जैसा उसके लिए कोई उसका एक रोल मॉडल हो गया तो वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसी का अनुकरण करना शुरू कर देता है और उसी के जैसे बनना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, स्वाभाविक गुण है बच्चे का। अनुकरण क्या है, बच्चे का एक स्वाभाविक गुण है। इसमें बालक का रुचिपूर्ण अधिगम होता है। बच्चा जो उसे अच्छा लगता है वो उसे बड़े अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि इसमें उसका रुचिपूर्ण अधिगम होता है
कि जो उसको नेचुरली बड़ा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, वो उन्हीं चीज़ों को इमिटेट करेगा, उन्हीं चीज़ों का अनुकरण करेगा और उसे अच्छे से सीख लेगा। ठीक, कौशल विकास के अवसर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, कौशल विकास के अवसर मिलते हैं, देख देख के वो सीखता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीख लेता है वो देख देख करके, अनुकरण करके ही। महत्वपूर्ण ज्ञान को ही अर्जित करता है। यही चीज़ मैंने आपसे भी कही कि वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी चीज़ को ही वो अर्जित करेगा, उसी नॉलेज को वो गेन करेगा, उसी चीज़ को वो फॉलो करेगा, इधर उधर की चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। जिसमें उसकी रुचि है अच्छी चीज़ों में, उसी चीज़ को वो फॉलो करता है बच्चा। ठीक, सीखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। इसमें क्या होता है, तरह तरह से सीख सकता है, अलग अलग लोगों को फॉलो कर सकता है। समाज में कई सारे होते हैं, बच्चा अपने माँ से कुछ सीखता है, पिता से कुछ सीखता है, भाई बहनों से कुछ सीखता है, घर में काम वाली उससे कुछ सीख लेता है। तो अलग अलग तरीके से सीखने के उसको क्या मिल जाते हैं, मौके मिल जाते हैं। अपने दोस्तों से सीख लेता है, अपने पड़ोसी से सीख लेता है, किसी से भी सीख लेता है। तो यहाँ पर सीखने के अवसर कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सांस्कृतिक एवं पारिवारिक संबंधों का उसको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक, तो ये खासियत होती किसकी, अनुकरण विधि की। अब अगली विधि जो है हमारी वो क्या है, वो है सामग्री आधारित विधि। सामग्री आधारित विधि मतलब ये टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक, इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्या होता है, टीचर के पास चांस होता है कि अपनी टीचिंग को कितना अट्रैक्टिव बना ले, कितना अच्छा बना ले कि बच्चे उसकी हर बात को सीख जाएं, जो भी वो क्लास में सिखाना चाहता है वो उसको बड़े अच्छे से सीख जाएं। और यही एक अच्छे शिक्षण की क्या है, खासियत होती है कि आप जो भी सिखा रहे हैं, मैं अगर सही पढ़ा रहा हूं तो आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, आपका मन लगेगा पढ़ने में। अगर मेरा टीचिंग स्टाइल या मेरा शिक्षण कौशल आपको पसंद नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इसी तरह एक अच्छे टीचर को ऐसे अट्रैक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों का क्लास में ध्यान बना रहे और वो भी जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से सीखे, समझे। ठीक है, तो टीचर जो भी इन टीचिंग एड्स का यूज करके क्या करता है, वो अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को, टीचिंग स्किल को और अच्छा बनाता, प्रभावशाली बनाता, अफेक्टिव बनाता है। ठीक है, जितना ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगी उतना ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आइए, शिक्षण में उपयोग होने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हमें सुनाई भी दे और जिसमें हमें दिखाई भी दे, बच्चे देख भी सकें, सुन भी सकें। जैसे क्या, टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेलीफोन्स, इन साधनों को अच्छी तरीके से देखा व सुना जा सकता है। इन टीचिंग एड्स का टीचर अपने टीचिंग मेथड में इस्तेमाल कर सकता है, अपनी टीचिंग स्किल में इस्तेमाल कर सकता है और अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। ठीक है, दूसरी सामग्री क्या है, दूसरी सामग्री है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री। ये दो प्रकार की होती, कैसी, पहली होती है द्विविमीय सामग्री, मतलब 2 डायमेंशनल एड्स, इसको हिंदी में कहते हैं द्विविमीय सामग्री और इंग्लिश में कहते हैं 2 डायमेंशनल एड्स। जैसे स्केच, चार्ट, पोस्टर, फोटोग्राफ एटसेट्रा, ये कैसे होते हैं, 2 डायमेंशनल एड्स होते हैं, स्केच, चार्ट, पोस्टर एंड फोटोग्राफ्स। दूसरा कैसा होता है, ये होता है त्रिविमीय सामग्री, जिसे 3 डायमेंशनल एड्स कहा जाता है या 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स कहा जाता है। जैसे किसी चीज का मॉडल बना करके बच्चों को दिखाना, कोई स्टैचू दिखाना, ग्लोब दिखाना, क्रॉस सेक्शन मॉडल एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये आपके 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स हैं। ठीक, बच्चों को सब तरीकों से सिखाया जाता है, समझ रहे हैं। कुछ केस में छात्रों को उस जगह पर ले जाकर संबंधित सामग्री का
अवलोकन कराया जाता है। कुछ केस में क्या किया जाता है बच्चों को उस जगह पर ले जाकर उस सामग्री का अवलोकन कराया जाता है, बच्चा खुद से देखता है उन चीजों को। ठीक, जैसे किसी ऐतिहासिक जगह में किसी को ले जाया गया, कोई फैक्ट्री हो, संग्रहालय हो सकता है, म्यूजियम या पार्क हो सकता है, ऐसी जगहों पर बच्चों को ले जाते हैं और बालक यहाँ पर अपने अनुभव से सीखता है। ठीक है, किसी चीज के बारे में हम बताना चाहते हैं तो हम किसी फैक्ट्री में उसको लेकर चले गए, जैसे लाल किला के बारे में हम उससे बता रहे हैं या पूरे क्लास को बता रहे हैं, तो हम एक दिन प्लान कर लेते हैं, एक पिकनिक टाइप का प्लान कर लेते हैं और बच्चों को साक्षात वहां पर ले जाकर दिखा देते हैं कि हाँ ये लाल किला है। तो बच्चे वहां जो सीखेंगे वो अपने स्वयं के अनुभव से सीखेंगे और ये इनका जो ज्ञान होगा, जो नॉलेज होगा, वो कैसा होगा, परमानेंट नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज जो है टॉपिक, ये शिक्षण विधियां जो है आज हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत होगा। मुझे लगता है कि 2 क्लासेस में ये पूरा खत्म हो गया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो चीजें समझ में आई हैं उसके लिए आप हमें अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।